नमस्कार साथियों, सभी श्रोताओं और दर्शकों का केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम 20वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय महानायक व्लादिमीर इलियच उल्नाव के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। साथियों, वी आई लेनिन, जिनको हिस्ट्री में लेनिन के नाम से जाना जाता है, इतिहास में ये लेनिन के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं और जिन्हें सीधे और सामान्य स्वरूप में रशियन क्रांति का नायक माना जाता है। हीरो ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 के ये नायक थे, महानायक थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार मार्क्स की मृत्यु के लगभग 34 वर्षों के बाद मार्क्स को पुनः जिंदा कर दिया। साथियों, मार्क्स की जो विचारधारा थी उसको धरती पर अगर व्यवहारिक स्वरूप देने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय नायक यदि कोई था तो वह था लेनिन। आइए लेनिन के बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। उनके क्या आइडिया रहे हैं, क्या मुख्य विचार रहे हैं और क्या उनकी भूमिका रही है 1870 से 1924 तक नायक रशियन क्रांति का व्यक्तित्व और कर्तृत्व क्या है। साथियों, व्लादिमीर इलियच लेनिन, जिन्हें लेनिन के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म रूस में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। साथियों, सामान्य जीवन व्यवस्था के रूप में गुजर बसर करने वाले लेनिन बचपन से ही एक क्रांतिकारी चिंतक थे। आखिरकार लेनिन के चिंतन में ऐसा क्यों आया? लेनिन मार्क्सवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। लेनिन, जिन्हें हीरो ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, रूस में क्रांति के नायक। बोल्शेविक का मतलब यहाँ पर बहुमत से रहा है, बहुसंख्यक से रहा है, मेजोरिटी से रहा है। ऐसा ही दूसरा एक रशियन वर्ड है जिसे मेंशेविक कहा जाता है, जिसका मतलब अल्पमत होता है। साथियों, लेनिन के द्वारा 1917 से 1923 तक हेड ऑफ द यूएसएसआर गवर्नमेंट के रूप में कार्य किया गया। जिसे यूएसएसआर कहा जाता, आखिरकार उसका पूरा नाम क्या है साथियों? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका पूरा नाम है, जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। न केवल बचपन से अपितु कॉलेज के दिनों में वी आई लेनिन एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे और इन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें अनेक बार जेल में भी जाना पड़ा और यहाँ तक कि बढ़ते हुए क्रांतिकारी वर्चस्व के कारण सरकार के द्वारा इन्हें देश निकाला कर दिया गया। प्रादेशिक सरकार के द्वारा, जार निकोलस की सरकार के द्वारा लेनिन को बाहर कर दिया गया। इन्होंने अपनी कर्मस्थली सेंट पीटर्सबर्ग को बनाया, जहां लंबे समय तक इन्होंने विद्यमान सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, मूवमेंट खड़ा किया, जिसकी वजह से अनेक बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। इसी दौरान निर्वासित जीवन उन्होंने म्यूनिक, लंदन और जेनेवा में व्यतीत किया। साथियों, फरवरी से लेकर अक्टूबर 1917 यह वह काल था जिस काल में जार निकोलस की तानाशाही व्यवस्था का लेनिन के नेतृत्व में अंत कर दिया गया और रसिया में एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसे रूस की सोवियत संघ गणराज्य रसिया की बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के पश्चात नायक वी आई लेनिन ने रशियन संविधान सभा का गठन किया और वो उसके महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, जिन्होंने यूएसएसआर के नवीन संविधान का फॉर्मेशन का कार्य किया। साथियों, वी आई लेनिन, व्लादिमीर इलियच लेनिन की जो विचारधारा है, जिसे मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के नाम से जाना जाता है, आखिर इसे मार्क्सवाद या लेनिनवाद क्यों कहा जाता है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स के विचारों के से प्रभावित होकर ही इन्होंने विद्यमान वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, रूस की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, उस समय की तत्कालीन इस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं के अनुरूप एक नवीन व्यवस्था को स्थापित किया, जो आधिकारिक कार्यक्रम और विचारधारा थी यूएसएसआर की लेनिन के नेतृत्व में, उसे मार्क्सवाद और लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। साथियों, लेनिन की बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, लेकिन उन सब का डिस्क्रिप्शन देना आवश्यक नहीं है। तीन सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिनमें पहली है
व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, 1902 में लेनिन ने लिखा। और आगे की जो रणनीति है उस रणनीति के बारे में किस तरह से क्रांति की जाएगी और बोल्शेविकों का सहयोग लेकर, मेंशेविक का सहयोग लेकर जार निकोलस के शासन का अंत किया जाएगा, इसका इस पुस्तक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो उनकी एक विचारधारा जिसे आप लेनिनिज्म के नाम से जान सकते हैं, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो साम्राज्यवाद है वह पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था के रूप में उन्होंने अभिव्यक्त किया है, यही उनकी पुस्तक का टाइटल रहा है। 1916 में ये पुस्तक लिखी गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917, राज्य और क्रांति, जो एक नवीन व्यवस्था को स्थापित करती है और किस तरह का राज्य होगा, सोवियत संघ राज्य रूस, उसके बारे में इस किताब में दिया गया है। तो तीनों ही पुस्तकों को पढ़ने से हमें ये मालूम होता है कि लेनिन की आइडिया पर मार्क्स और एंजल्स का बहुत अधिक प्रभाव था और इसी वजह से इसे मार्क्सवाद और लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। आइए साथियों, लेनिन के वो मुख्य विचार जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और जो पूंजीवाद का शोषणकारी, अन्यायकारी आर्थिक साम्राज्य था, आर्थिक अन्याय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को किस तरह से उन्होंने पहली बार उस पर वो कहर बनकर बरपे और उसका अंत किया और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जो आज भी सोवियत संघ गणराज्य रूस में सोशलिस्ट के रूप में, कम्युनिस्ट के रूप में, लेनिनिज्म के रूप में स्थापित है। सबसे पहले विचार की अगर हम बात करें तो 6 विचारों में हम इसे विभाजित करते हैं। पहला विचार है मार्क्सवाद और लेनिनवाद। कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर और एंजेल्स की विचारधारा से प्रभावित होकर लेनिन ने 1917 से 1923 के अपने यूएसएसआर गवर्नमेंट के कार्यकाल में जो सरकारी नीतियां बनाई और जो आधिकारिक कार्यक्रम जारी की, सामाजिक और आर्थिक सुधार के जो कार्यक्रम जारी की, राजनीतिक सुधार के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करके उसके नेतृत्व में यूएसएसआर को विकसित देश की राह पर आगे बढ़ाया और जो पूंजीवाद था, साम्राज्यवाद था, उसकी शोषणकारी आर्थिक अवगुणों की व्यवस्था का अंत किया, जिसे मार्क्सवाद और लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण विचार है लेनिन का रोल ऑफ आइडियोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स के चिंतन में आइडियोलॉजी का एक अलग मतलब है और लेनिन के चिंतन में आइडियोलॉजी का एक अलग मतलब है। आखिरकार ऐसा क्यों है? जब हम ये देखते हैं कि मार्क्स और एंजल्स के विचारों से वो प्रभावित थे और इसी के अनुरूप नीतियां और कार्यक्रम बनाए जिन्हें मार्क्सवाद लेनिनवाद कहा जाता है, तो आगे चलकर लेनिनवाद को मार्क्सवाद का विपरीत स्वरूप क्यों कहा गया है, इसे यहाँ से हम समझ सकते हैं। रोल ऑफ आइडियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, आइडियोलॉजी इज ए फैल्स कॉन्साइंस, एक मिथ्या चेतना है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि विचारधारा एक झूठी चेतना है, मिथ्या चेतना है, जो केवल पूंजीपति वर्ग की है और जो बुजुर्गा वर्ग है उसने अपनी विचारधारा बनाई है जिसके बलबूते पर वह अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है और सर्वहारा वर्ग का बड़े स्तर पर आर्थिक शोषण कर रहा होता है। इसलिए सर्वहारा वर्ग को किसी भी प्रकार की विचारधारा की आवश्यकता नहीं है। परंतु साथियों, लेनिन यहाँ कहते हैं कि जिस तरह से पूंजीवाद को, पूंजीवादी व्यवस्था के आधिपत्य को, हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की रिक्वायरमेंट थी, एज वेल एज सर्वहारा वर्ग के लिए भी ऐसी ही समाजवादी विचारधारा की आवश्यकता है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की आवश्यकता है। तो साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के माध्यम से, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के माध्यम से सर्वहारा वर्ग अपनी विचारधारा को स्थापित कर सकता है और आगे बरकरार रख सकता है। तीसरा विचार है साथियों वी आई लेनिन का, जिसे हम स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पीरियलिज्म के नाम से जान सकते हैं। इसका मतलब है कि मार्क्स के समय एम्पीरियलिज्म की बात नहीं की गई है, लेकिन जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा कि इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी के कारण, मोनोपोली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के कारण दुनिया भर में पूंजी का संग्रहण हुआ और बहुत कम लोगों ने दुनिया भर के मजदूरों और गरीबों के पैसे पर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया, आर्थिक साम्राज्यवाद, न्यू इंपीरियलिज्म को स्थापित कर दिया।
इसलिए यहाँ पर लेनिन कह रहे हैं कि जिसे इम्पीरियलिज्म कहा जाता है वह हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था ही है। जैसे अंग्रेजों ने अनेक देशों पर कब्जा किया, वह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, न उपनिवेशवाद की पॉलिसी जिसे हम जानते हैं। तो हमें जो संघर्ष करना है वह केवल पूंजीवाद के खिलाफ ही नहीं है, वह साम्राज्यवाद के खिलाफ है, क्योंकि साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद का उच्चतम स्थिति है और हमें अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म आंदोलन करना है। हमारी क्रांति विचारधारा का मुख्य उद्देश्य इस साम्राज्यवाद को नष्ट करना है। साथियों, वो साम्राज्यवाद का नष्ट करके पूंजीवाद को ही नष्ट कर रहे थे, क्योंकि साम्राज्यवाद ही पूंजीवाद का छिपा हुआ चेहरा है। चौथा उनका विचार था रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। जब रोल ऑफ आइडियोलॉजी पर हमने बात की तो हमने देखा इस विचारधारा को कौन आगे बढ़ाएगा, या जिसे कार्ल मार्क्स कहता है कि विचार चेतना जो है मजदूरों के अंदर से आती है, और चेतना इसलिए नहीं है सर्वहारा वर्ग के लिए क्योंकि वह पूंजीपति वर्ग की एक मिथ्या है जो उन्होंने फैलाया है, एक आधिपत्य उन्होंने किया है। और वो चेतना कुछ नहीं है, वो सामाजिक अस्तित्व उसका निर्धारण करती है, चेतना उसका निर्धारण नहीं करती। तो जिसके पास पैसे हैं, जो बनिया है, जो कंट्रोल करता है, मैकेनिज्म है, उसके पास ऑटोमेटिक ही आइडियाज आते हैं, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। उसके पास चेतना है, वो बनाता है, पूंजीपति वर्ग ही कंसाइंस बनाता है, वही उसको स्प्रेड करता है और वही जो डिस्कोर्स है, पब्लिक डिस्कोर्स, उसमें लाता है और अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करता है। जैसे भारत में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक पार्टी अपनी विचारधारा को डिस्कोर्स में लाती है, रिलीजन के माध्यम से, कास्ट के माध्यम से, और जो व्यवस्था है उसमें एक दूसरे स्वरूप में, जिसको हम कह सकते हैं कैपिटलिज्म और इम्पीरियलिज्म, तो छिपे हुए स्वरूप में मुखौटा पब्लिक वेलफेयर का लगाया जाता है और हित पूंजीपतियों का किया जाता है। जिसे बेंथम भी कहता है कि न्याय सबको मिलता है, लेकिन न्याय पैसे की कीमत या न्याय की कीमत अदा करने वालों को मिलता है। तो जनहित के नाम पर जो पूंजीपतियों का हित सरकार साध रही है भारत में, वह इसी का एक छिपा हुआ चेहरा है। कार्ल लेनिन यहाँ ये कहता है, कार्ल मार्क्स से विपरीत, कि जो कंसाइंस है उसकी आवश्यकता है और वो कम्युनिस्ट कंसाइंस हमें चाहिए, साम्यवादी चेतना चाहिए, और वह इंट्रोड्यूस बाय द कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और साम्यवादी दल उस चेतना को बाहर से मजदूर वर्ग में लाएगा। उनकी इस चेतना को वह सामाजिक चेतना, लोकतांत्रिक चेतना कहता है। मजदूरों का शोषण हो रहा है, यह चेतना उनके अंदर से आती है, इस बात को समर्थन कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब आप सर्वहारा वर्ग की का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा, सरकार स्थापित हो जाएगी, तो उसको बरकरार कैसे रखोगे आगे लंबे समय तक, तो उसके लिए हमें कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है और साम्यवादी दल की जरूरत है। तो यहाँ साम्यवादी दल समाजवादी व्यवस्था के लिए या लेनिन की विचारधारा के लिए हरावल दस्ते की भूमिका का निर्वहन करता है। तो साम्यवादी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लेनिन के दृष्टिकोण में कि वह किस तरह से मार्क्सवाद को आगे जिंदा रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण विचार है डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। दो वर्ड है यहाँ पर, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक और सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीकरण। लोकतांत्रिक उसकी स्प्रिट होगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो फंक्शन है, वो सेंट्रलाइजेशन मोड पर होगा। चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, लेकिन सर्वहारा वर्ग को दोबारा स्थापित करके कहीं कैपिटलिस्ट नहीं आ जाए, या जो अपोजिशन की, मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बन गई और जो अपोजिशन कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, पूंजीपति वर्ग है, या अन्य कोई दल है जो पूंजीपतियों का हितैषी है, तो वह विपक्ष में होगा और वह विपक्ष से आपको प्रतिस्थापित कर सकता है। तो कम्युनिज्म को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, जो अपोजिशन पार्टी है उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, केवल सर्वहारा वर्ग और सर्वहारा वर्ग की ही सत्ता होनी चाहिए। इसलिए वो डेमोक्रेटिक तो है कि जो ऊंचे के अंग हैं उनका निर्वाचन नीचे के अंगों के द्वारा, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कही गई, पिरामिड रूपी ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसमें नीचे का जो बेस होता है बड़ा होता है, टॉप कमजोर होता है, कम होता है संख्या में, ट्रायंगल टाइप में आप शेप कह सकते हो अगर बाहर से दृष्टिकोण से देखें। तो नीचे से ऊपर के अंगों का, लोगों का चुनाव होगा, और ऊपर से कोई आदेश बनेगा, नियम बनेगा, उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त यहाँ रखने की बात कही गई है, ताकि लोकतांत्रिक चुनाव के रूप में, लेकिन सेंट्रलाइजेशन रखा गया ताकि
कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या कम्युनिज्म है या सर्वहारा वर्ग की जो सरकार है उसको बरकरार रखा जा सके, उसको चैलेंज नहीं किया जा सके या पूंजीपति दोबारा साम्यवादी सरकार पर कब्जा नहीं कर ले। जैसा आप इस चलचित्र में भी देख रहे हैं कि ये एक कार्टून बनाया गया है जिसमें वी.आई. लेनिन इन चारों ही सत्ताओं को बाहर कर रहे हैं, जिसमें पूंजीपति वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी है, कलर की वर्ग भी है और चर्च के वर्ग भी हैं, मीडिएटर बिचौलिए भी हैं। इन सबको वह बाहर कर रहा है और एक नई व्यवस्था स्थापित कर रहा है जो हाथ खड़ा करके वो एक सिंबल के रूप में कि सबके लिए है, वो समाजवादी व्यवस्था की बात कर रहा है। और छठवां सबसे महत्वपूर्ण जो विचार है, जो सोशल हम कह सकते हैं कि लेनिनिज्म का आधार है, सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। आखिरकार जो क्रांति की गई या व्यवस्था में बदलाव किया गया वो उन लोगों के लिए किया गया है जो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, जो आम आदमी हैं, जो गरीब हैं, जिनका संसाधनों पर कब्जा नहीं है, मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा नहीं है, जो प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो सकते हैं बट दे कैन नॉट डिसाइड द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो उस उत्पाद की कीमत तय नहीं कर सकते। जैसे किसान टमाटर या फसल या चावल पैदा तो कर सकता है, उपज कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत तय नहीं करता। कीमत दुकान में बनिया तय करता है। तो इस बनिया के द्वारा जो कीमत तय की जाती है उस व्यवस्था को उसने खत्म करने के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की बात कही है, जो न केवल सोशल स्ट्रक्चर के रूप में अपितु तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के रूप में दोनों ही स्थितियों पर कि क्लर्गी जो क्लास है, पुरोहित वर्ग है या पंडा पुरोहित जिसको कहा जाता है भारत में, वो जो धार्मिक एक तरह से हम कह सकते हैं रिलीजियस फासिज्म का जो कंसेप्ट है, उस रिलीजियस फासिज्म के कंसेप्ट को, हिंदू फासिज्म के कंसेप्ट को या अदर रिलीजन का जो फासिज्म है, एक तरह से फासीवाद है, उस फासीवाद को डिस्ट्रॉय करने की बात लेनिन यहाँ कह रहा है, जिसको क्रिश्चियंस फासिज्म हम कह सकते हैं। इकोनॉमिक जो मेटरलिज्म का कंसेप्ट है, वह आर्थिक भौतिकवाद का जो अवधारणा है, इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और आपको पता है कि भारत में भी सोवियत संघ से ही प्रभावित होकर पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई थी। हालांकि वर्तमान सरकार के द्वारा उस व्यवस्था को बंद कर दिया गया, या हम कह सकते हैं कि नई विचारधारा स्थापित करने के लिए उस व्यवस्था को पूर्णतः नकार दिया गया है। तो ये जो लेनिन की आइडिया थी, मेजर आइडियाज ऑफ लेनिन, इसके बारे में हमने जाना कि लेनिन किस तरह से 20वीं शताब्दी का महानायक था और 1924 में इस महानायक का अंत हो गया। दुनिया का एक बहुत बड़ा नायक जिसे हम कह सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान जिसका रहा है विशेष रूप से यूएसएसआर में, और अभी तक वह वैसी साम्यवादी व्यवस्था अभी भी रूस में विद्यमान है, जो निसंदेह कार्ल मार्क्स के बरकरार रहने के, अमर रहने की, जिंदा रहने की एक सीधा सा संकेत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।